जय हिंद साथियों। हार्दिक अभिनंदन है आपका अपने परिवार बीपी स्टडी ग्रुप में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह जनरल साइंस की एक बेहतरीन सीरीज चल रही है, जिसमें हम प्रतिदिन 25 प्रश्नों का सलूशन करते हैं और जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसी क्रम में हम आज 19वां सेट सॉल्व करेंगे। 19वां सेट, इसमें आपको कुल 25 प्रश्न मिलेंगे। तो समय को बिना खराब किए स्टार्ट करते हैं 19वां सेट। पहला प्रश्न कहता है कि एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है। ब्लॉटिंग पेपर, सबसे पहले तो ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है देखिए। ब्लॉटिंग पेपर जो होता है वो अत्यधिक अवशोषक प्रकार का एक कागज होता है जो स्याही या तेल को अवशोषित कर लेता है। ठीक, तो ये पूछ रहा है प्रश्न में कि ब्लॉटिंग पेपर स्याही को कैसे सोखता है। तो यह तो ब्लॉटिंग पेपर की विशेषता हो गई कि यह एक प्रकार का कागज है जो स्याही या तेल को अवशोषित कर लेता है। लेकिन इसमें क्रिया कौन सी होती है, तो देखिए इसमें जो क्रिया होती है वो कैपिलरी क्रिया या कोशिकत्व या कोशिका क्रिया या कोशिकत्व भी कहते हैं, तो कोशिकत्व क्रिया होती है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जो ब्लॉटिंग पेपर होता है वो केशिकत्व की क्रिया पे कार्य करता है। एक्चुअली केशिकत्व क्या होता है देखिए, कहीं भी किसी भी कोई नली है, उस नली में द्रव को ऊपर चढ़ना या द्रव का नीचे उतरना ही केशिकत्व। सिंपल सा देखिए, मान लीजिए कोई पेपर या कागज है, तो इसमें छोटे छोटे रंध्र छिद्र होंगे पतले पतले। तो इसमें इन रंध्र छिद्रों में जल का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना ही केशिकत्व कहलाता है। देखिए यहाँ पे भी देखिए केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना ही केशिकत्व कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी और पारा में तुलना किया गया है। ये पानी का है, ये पारा है, जिसमें द्रव का इस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या इस नली में द्रव का नीचे उतरना ही केशिकत्व कहलाता है। ये केस नली है। ठीक, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी होते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पहला एग्जाम्पल कहता है कि लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना। ये भी किसका एग्जाम्पल है? कैपिलरी क्रिया का। किसका एग्जाम्पल है? कैपिलरी क्रिया का। ठीक, और थिन थिन या ब्लॉटिंग पेपर, अभी जो प्रश्न में था, थिन या ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही डालने से स्याही का फैलना। तीसरा देखते हैं, पेड़ पौधों की शाखाओं में खनिज लवणों का संचरण। चौथा है, वर्षा के पश्चात किसान खेतों की जुताई कर देते हैं जिससे मिट्टी में बनी केश नलियां टूट जाती हैं और पानी नीचे से ऊपर नहीं आ पाता, जिससे कि नीचे नमी बनी रहती है। ठीक है, तो यह भी एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये कुल 4 एग्जाम्पल हो गए, आप याद रखें। और यहाँ एक बात और याद रखिए, जो कैपिलरी क्रिया होती है, ये कैपिलरी क्रिया तरल के पृष्ठ तनाव के गुण पर आधारित होती है। किसी भी तरल पदार्थ के पृष्ठ तनाव के गुण पर आधारित होती है। किस पे? तरल पदार्थ के पृष्ठ तनाव के गुण पर आधारित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदर्श तरल पदार्थ, दूसरा प्रश्न कहता है कि एक आदर्श तरल पदार्थ। देखिए आदर्श शब्द जहां भी लग गया तो यानी उसके बारे में जितनी अच्छी अच्छी बातें हो आप सोच लीजिए। तो आदर्श तरल पदार्थ, तो कह रहा है कि क्या होता है आदर्श तरल? बहुत श्यानपूर्ण है। आगे पढ़ते हैं। न्यूटन के श्यान नियम के अनुसार होता है। वड्यूट प्रवाह में माना जाता है? नहीं। घर्षण रहित, देखिए घर्षण रहित, जब घर्षण नहीं होगा तो अच्छा होगा, आदर्श होगा। असंपिड्य, संपिड्य नहीं होगा यानी असंपिड्य होगा तो भी अच्छा होगा। तो आदर्श शब्द लगते ही ना उस जिसके साथ आदर्श लगा हो, जैसे आदर्श ट्रांसफार्मर, किसी व्यक्ति के ही साथ आदर्श लगा लीजिए, तो आदर्श लगा यानी कि उसके लिए जितनी अच्छी चीजें हैं, जितनी अच्छे गुण हैं उसके, उनको हम कंसीडर कर लेंगे। तो आदर्श तरल पदार्थ, तो आदर्श तरल पदार्थ वैसा ही पदार्थ होगा जो उसमें घर्षण ना हो, असंपिड्य हो। असंपिड्य मतलब कि संपीडन का गुण ना होना। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आदर्श शब्द लग गया, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम डी। 3 नंबर प्रश्न कहता है, द्रव में घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रव में घर्षण को श्यानता कही जाती है, श्यानता, या इसी को कहते हैं विस्कोसिटी, श्यान। तो विस्कोसिटी क्या होता है? देखिए विस्कोसिटी, देखिए तरल के सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल को ही श्यान बल कहते हैं। वो मतलब अगर कोई तरल है तो तरल के छोटे छोटे अणु हो, कोई भी द्रव है। देखिए सबसे पहले तो श्यानता द्रव का और गैस का ही गुण है। ये भी बात याद रखिए कि श्यानता जो होता है द्रव और गैस का गुण होता है, ना कि ठोस की। ठीक, ठोस में श्यानता शून्य होती है, श्यानता होती ही नहीं। जब गुण ही है ये क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ही है द्रव और गैस की, तो ठोस में तो होना ही नहीं है। ठीक, तो अब देखिए तरल के सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को ही श्यान बल कहते हैं, तथा इनका जो प्रॉपर्टी है या गुण है, यही गुण इसकी श्यानता कहलाती है। देखिए किसी भी तरल पदार्थ का या गैसीय पदार्थ का श्यानता उसके गाढ़ापन को डिनोट करती है कि वो कितना गाढ़ापन को दर्शाती है, कितना गाढ़ा है। ठीक,
तो आप श्यानता को समझ गए होंगे। आइए अगर देख लेते हैं एक बार यहाँ परिभाषा से भी। श्यानता तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल उन बलों का विरोध करता है जो उसके स्वरूप को बदलना चाहते हैं। देखिए, श्यानता को किसी द्रव अथवा गैस के आंतरिक घर्षण के रूप में देखा जा सकता है। हमने कहा था ना कि द्रव और गैस का ही गुण होता है श्यानता। देखिए ऑप्शन सी में दिखा है विकृति। देखिए विकृति क्या होती है? विकृति, विकृति यानी स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? देखिए किसी वस्तु की परिवर्तित लंबाई तथा मूल लंबाई के अनुपात को ही विकृति कहते हैं। तो किसी वस्तु के, अगर इसका हम वो लिखें तो किसी वस्तु की परिवर्तित लंबाई, परिवर्तित लंबाई और मूल लंबाई, जो पहले लंबाई थी वो लंबाई, मूल लंबाई। मान लीजिए कि पहले कोई वस्तु इतनी लंबी थी, ठीक, और इसको फिर परिवर्तित कर दिया गया, परिवर्तित करके इतना लंबा कर दिया गया, तो ये हुआ आपका मूल लंबाई और ये हो गया परिवर्तित लंबाई। तो स्ट्रेन है, स्ट्रेन कहता है कि परिवर्तित लंबाई बटे मूल लंबाई, या परिवर्तित लंबाई बटे परिवर्तित लंबाई और मूल लंबाई के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेन, विकृति कहते हैं। तो विकृति जो होती है ये एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। तो विकृति की परिभाषा हो गई परिवर्तित लंबाई बटे मूल लंबाई, या परिवर्तित लंबाई और मूल लंबाई के अनुपात को ही विकृति कहते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। दबाव यानी प्रेशर, प्रेशर को से मापा जाता है। देख लीजिए, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, ठीक, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो देखिए कहाँ बल बटा क्षेत्र, बल और क्षेत्रफल है। द्रव्यमान, घनत्व, किए गए कार्य, बल की, बल एवं दूरी नहीं, बल और क्षेत्रफल, तो हो गया बल बटा क्षेत्रफल। यही होगा आपका दबाव, दबाव यानी प्रेशर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, 4 नंबर का सही हो गया सी। तो देखिए हमने अभी बताया कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो यहाँ पे सोचिए कि अगर क्षेत्रफल बढ़ाया जाए, क्षेत्रफल बढ़ाकर किसी भी वस्तु पर, किसी भी स्थान का क्षेत्रफल बढ़ाकर वहां का दाब घटाया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ इसका दाब का तब यूनिट देख लेते हैं। यूनिट, दाब का यूनिट होता है बल, बल का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, ठीक। तो इसका हो गया आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम कहते हैं पास्कल, इसी को क्या कहते हैं? पास्कल। तो दाब का हो गया आपका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। 5 नंबर प्रश्न कहता है किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। तो सबसे पहले तो क्षेत्रफल और दाब में रिलेशन देख लेते हैं। तो दाब बराबर होता है क्या? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, ठीक। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल कम है, तो क्षेत्रफल को कम किया जाएगा तो यहाँ दाब बढ़ जाएगा। तो दाब होगा, क्या होगा? अधिक हो जाएगा। ये इसी फार्मूले से निकल गया। देखिए दाब बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल होता है, या दाब बराबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्षेत्रफल होता है जब बल स्थिर हो। तो यहाँ सवाल में कह रहा है कि किसी लगाए गए बल, तो एक फिक्स बल होगा, तो लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा? अधिक होगा। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते थे इसको। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकंड के वेग से वाले पिंड का संवेग क्या होगा? देखिए सबसे पहले तो संवेग को समझते हैं। संवेग, तो संवेग होता क्या एक्चुअली? संवेग, देखिए वेग से ही निकला है संवेग। तो एक्चुअली में संवेग जो होता है ना, गति की मात्रा को बताता है। तो आप एक लाइन में कहिए कि गति की मात्रा को बताने वाले, गति की मात्रा को बताता है संवेग। तो गति की मात्रा को बताता है, मात्रा को बताता है संवेग, ठीक। तो संवेग यानी P बराबर होता है m इंटू भी, ठीक। m इंटू भी यानी मास, यानी द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी, वेग, ठीक। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। तो अब सवाल में देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 14 किलोग्राम यानी मास कितना दिया हुआ है? 14 केजी, ठीक। और वेग कितना दिया हुआ है? वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकंड, ठीक। वाले पिंड का संवेग कितना होगा? यानी संवेग P बराबर m इंटू भी। तो यहाँ आपका m हो गया 14 केजी और v हो गया 28। 14 और 28 का गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये आपका 392
P संवेग बराबर 392। इसका मात्रक अब देखिए, यहाँ देखिए संवेग का यूनिट भी निकालना होगा, यूनिट तो द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का केजी, और वेग का क्या होता है इंटू मीटर पर सेकंड। तो आपका यूनिट हो गया केजी इंटू मीटर पर सेकंड, किलोग्राम किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यही ऑप्शन देखिए 392 केजी मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, बी। देख लिए और कुछ समझ लेते हैं यहाँ पे। संवेग संवेग एक संवेग एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश सदिश राशि है संवेग। और यदि इसका हम बीमा ज्ञात करें, बीमा बीमा देखिए केजी को क्या कहते हैं बीमा के टर्म में, एम मास, और मीटर एल, और इसके ऊपर चल जाएगा तो सेकंड टी की पावर -1, तो एम एल टी की पावर -1 संवेग की बीमा हो गई। तो यहाँ से हमने बीमा भी ज्ञात कर लिया। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है सही मिलान करें, दो चार्ट दिए हुए हैं, इनका सही मिलान करना है। आइए देखते हैं। नाइक्रोम नाइक्रोम एक रेजिस्टेंस वायर होता है, नाइक्रोम एक रेजिस्टेंस वायर होता है, यहाँ सही है डी का 4। मरकरी 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 से पहले जर्मेनियम देखते हैं। जर्मेनियम जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर होता है, ठीक। मिथाइल अल्कोहल वुड नफ्था को मिथाइल अल्कोहल कहा जाता है। अकेले बच गया मरकरी, मरकरी यानी मैनोमीटर, मरकरी का उपयोग मैनोमीटर में किया जाता है, ठीक है। अब मिला लेते हैं इससे। एक का दो यहाँ दिया हुआ है, बी का 1, बी का 1 इसमें है, सी का 3, सी का 3 इसमें है, और डी का 4 इसमें। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान करें और सही कोड का चयन करें, ठीक है। कह रहा है क्विक लाइम, स्केल्ड लाइम, यूरिया और वॉशिंग सोडा, इनके फार्मूला दिया गया है, सबको मिलान करना है। तो ध्यान से देखिए, जो क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम CaO को क्विक लाइम कहा जाता है, CaO क्विक लाइम, ठीक। और स्केल्ड लाइम जो होता है CaOH का होल ट्वाइस स्केल्ड लाइम। यूरिया का सूत्र होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इस फॉर्म में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए NH2CONH2, इस रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ ऊपर देखिए यूरिया का ही बॉन्डिंग बनाया गया है, ये यूरिया की बॉन्डिंग है, ऐसे यूरिया के अणु कनेक्ट होते हैं, ठीक है। वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 होता है, ये हो गया वॉशिंग सोडा। और देखिए ये स्केल्ड लाइम को ही हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका उपयोग जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम अक्सर अवशिष्ट जल उपचार में करते हैं, जैसे वो गंदा है उस जल को साफ करने में भी अपशिष्ट जल उपचार में उपयोग किया जाता है, किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ से आंसर हम मिला लेते हैं। क्विक लाइम CaO, ए का आर, स्केल्ड लाइम CO2, बी का एस, यूरिया सी का P, और वॉशिंग सोडा डी का क्यू। ये सीरीज जिसमें होगी वो सही होगा। ए का आर, बी का एस, सी का पी, ए का आर, बी का एस, सी का पी, डी का क्यू। ये ऑप्शन सी देखिए, ये सही है, इसलिए आपका आंसर हो गया यहाँ पे, सही आंसर हो गया क्या, सी। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है। देखिए विकिरण तापमापी या विकिरण तापमापी कहिए, अवरक्त तापमापी कहिए, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी कहिए, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर कहिए, पायरोमीटर उत्तापमापी को ही हिंदी में पायरोमीटर कहते हैं। तो यही एक ऐसा तापमापी है जो बिना स्पर्श किए, वस्तु को बिना सटाए दूर से ही विकिरण तापमापी, दूर से ही तापमान को माप लेता है। तो यहाँ पे लिख रहा था स्पर्श किए बिना, मतलब बिना स्पर्श किए, तो विकिरण उत्तापमापी और तापमापी, तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा ए। आइए पूर्ण विकिरण तापमापी के बारे में कुछ देख लेते हैं। कहता है कि पूर्ण विकिरण तापमापी उत्तापमापी यानी पैरोमीटर, टोटल रेडिएशन पैरोमीटर। देखिए यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु को उत्सर्जित विकिरण E की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुकरणुपाती होती है, यानी E बराबर ST⁴। ठीक, ये याद रखिए, अक्सर पूछता है कि ये किसका नियम है, तो ये स्टीफन का नियम है। E = ST⁴
4। जहाँ एस क्या है, स्टीफन कांस्टेंट है। देखिए इस तापमापी को वस्तु के संपर्क में रखने की आवश्यकता नहीं होती है, दूर से ही नाप सकते हैं। जैसे अब सूर्य का तापमान मापना हो तो हम लोग यहीं से नाप सकते हैं विकिरण तापमापी से। देखिए सबसे पहले तो इसको 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का जब तापमान मापते हैं तभी यूज किया जाता है। तो इसके ये 2 बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है कि वस्तु को, देखिए एक सवाल यहाँ पूछा भी था, इस तापमापी को वस्तु के संपर्क में रखने की आवश्यकता नहीं है, दूर से ही बिना स्पर्श किए ही तापमान को मापा जा सकता है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा। देखिए कल के वीडियो में भी हमने बताया था कि यांत्रिक ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो देख लीजिए यहाँ से सॉल्व करिए इसको, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, इसको इधर ले आइए। तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर बच गया आपका स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन यहाँ क्या है, स्थितिज ऊर्जा बी में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु पर गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले तो गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है हाफ mv², ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। यहाँ देखते हैं सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। मास दिया हुआ है m बराबर 15 kg, फिर 7 मीटर पर सेकंड वेग, वेलोसिटी दिया हुआ है v इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड। पुट कर देंगे 1/2 m काइनेटिक एनर्जी, 1/2 m 15 गुणे 7 इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 7×7 = 49 गुणे ये 7.5 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 367.5 जूल। ऑप्शन देख लेते हैं, जूल यहाँ ये सही है। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। टरबाइन क्या करता है, देखिए टरबाइन जो होता है, टरबाइन का जो काम है वो करता क्या है कि अगर कोई पानी फ्लो हो रहा है तो वो घूमता है और उसके सॉफ्ट से, ऐसे ये सॉफ्ट से जनरेटर लगा होता है, और ये गतिज ऊर्जा को, ये गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो देख लीजिए, चाहे ये यहाँ आप पानी के रूप में ले लीजिए चाहे हवा के रूप में ले लीजिए, टरबाइन दोनों में ये काम करता है। तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो यहाँ ऑप्शन सी देखिए, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए 13 नंबर सवाल कहता है 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु का गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 हाफ mv²। ठीक, यहाँ देखिए m का मान दिया हुआ कितना, 22 केजी, और v का मान कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। तो हम यहाँ से फॉर्मूला में पुट कर देते हैं 1/2 22 kg, तो यहाँ m का मान हो गया 22 गुणे 5 गुणे 5 v², तो 1/2 गुणे 22 गुणे 25। ठीक, जब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 25 गुणे 11 बराबर टोटल गुणा करने पे आएगा ये 275 जूल। इसका सही उत्तर हो जाएगा 275 जूल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। एक संकुचित स्प्रिंग यानी जब एक संकुचित स्प्रिंग है तो जब ये अपनी स्थिति के कारण संकुचित है, जब ये फैलेगा तो ये इधर उधर जाएगा, तो ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक, बहता हुआ जल, ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, गतिज ऊर्जा का उदाहरण है बहता हुआ जल। तो नहीं है पूछ रहा था, तो यही हो सकता है, यही होगा। एक उठाया हुआ हथौड़ा,
उठाया हुआ हथौड़ा यानी इसमें संचित ऊर्जा है, यानी स्थितिज ऊर्जा स्थिति के कारण है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। ठीक, एक बांध में संचित किया गया जल, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो यहाँ से हम छांट लिए क्या, बहता हुआ जो जल है वो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। यहाँ पूछ रहा था स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो यही नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या हो गया, बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय, ध्यान से पढ़िए, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। जब कोई धनुष है, मान लीजिए कोई धनुष अगर यहाँ खींच कर रखे हुए हैं तो ये स्थिति है, और जब छोड़ेंगे, जब यहाँ छोड़ते समय जब ये छोड़ेंगे तो ये स्थित यहाँ स्थित है, और यहाँ से जब छोड़ के आगे निकलेगी तो ये गति में बदल जाएगी, मोमेंटम में बदल जाएगी। ठीक, तो तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, तो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। रासायनिक ऊर्जा का एग्जाम्पल होता है बैटरी, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को बैटरी। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित किसी आदर्श गैस को नियत दाब, नियत दाब का मतलब प्रेशर जो है, प्रेशर जो है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ठीक, आगे करते हैं, पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना ना हो जाए। गैस का अंतिम तापमान क्या होगा। तो देखिए ये तो गैस से संबंधित चैप्टर से ये सवाल आया है, तो देखते हैं। देखिए इसमें टेम्परेचर T1 का जो मान दिया हुआ है, T1 का मान दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो एक बात याद रखिए हमेशा के लिए कि कभी भी जब टेम्परेचर का सवाल आए तो सबसे पहले जब अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसको केल्विन में बदल के सॉल्व करिए, फिर अंतिम में उसको आंसर को डिग्री सेल्सियस में बदल लीजिए। तो 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए इसमें 273 जोड़ देते हैं। तो 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 जोड़ने पे आ जाएगा कितना, आपका ये हो जाएगा 73 और 27 300 डिग्री केल्विन हो गया। ठीक, अब T1 का मान हो गया, और गैस का अंतिम तापमान T2 पूछ रहा है, तो T2 इक्वल टू पूछ रहा है। ठीक, और कह रहा है कि इस गैस का आयतन 2 गुना हो जाए, तो यानी V1 का मान जो दिया हुआ है, आयतन वॉल्यूम, तो V1 का मान जो दिया हुआ है, V1 का मान V कह रहा है और कह रहा है कि वॉल्यूम 2 गुना हो जाए, यानी V2 को इक्वल टू 2 गुना 2V। ठीक, तो यहाँ से ये सारे मान निकल गए। अब देखते हैं कि सवाल फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि चार्ल्स लॉ, बायल्स लॉ और गैलुसॉक लॉ में क्या रिलेशन है, और ये कौन कौन से फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे हम, तो उसी से हम लोग आज यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए हमने बताया था कि इसको ऐसे सेट करते हैं, PVT BCG। ठीक, तो सबसे पहले प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देखते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर यहाँ पे है, प्रेशर दूर है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो दूर होगा उसको कांस्टेंट कर लेते थे, तो ये प्रेशर कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ जो रिलेशन बना किसमें, V और T के बीच में, तो यहाँ से हम देखते हैं प्रेशर हो गया कांस्टेंट, और V और T के बीच में तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। ठीक, और यहीं पे अगर इसको फार्मूला की बात करें तो V1 बटे V2 इक्वल टू T1 बटे T2, ये सूत्र हो गया। और देखिए इसी को कहते हैं चार्ल्स लॉ, यहीं पे है ये, इसी को कहते हैं क्या, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। ठीक, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला भी निकल गया। तो जो जो वैल्यू दिया था उसके हिसाब से हमने यहाँ फार्मूला भी देख लिया, ये है आपका फार्मूला। ठीक, अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने। तो देखिए V1 बटे V2 इक्वल टू T1 बटे T2। अब देखते हैं V1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, V1 की वैल्यू दिया हुआ है V, अब बटे V2 की वैल्यू 2V, और फिर कह रहा है T1 की वैल्यू हम लोग डिग्री सेल्सियस में निकाले थे, T1 इक्वल टू 300 डिग्री केल्विन, बाद में हम फिर इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लेंगे। तो T1 की वैल्यू 300 डिग्री केल्विन, तो 300 और बटे T2 की वैल्यू तो पूछ ही रहा है, तो T2 ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तिरक गुणा करके, तो यहाँ हो गया V T2 इक्वल टू 2V इंटू 300, और यहाँ से T2 की वैल्यू पूछ रहा है तो T2 इधर रहने देते हैं, V को इधर भेज देते हैं,
तो ये आपका हो गया, ऊपर यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया, एक बार लिख लेते हैं, T2 इक्वल टू 2V इंटू 300, ठीक। तो यहाँ से T2 इक्वल टू हो गया 2V इंटू 300 बटे भी, तो भी से भी कट गया, बच गया आपका 3 दूना 300 गुणे 2 यानी 600। ये आपका आंसर किस में आया, कैलविन में आया, क्योंकि हम लोग कैलविन भरे थे। T2 इक्वल टू आ गया 600 कैलविन, और हमको आंसर पूछ रहा है किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो कैलविन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेंगे, हमने 273 जोड़ा था इसमें, तो अब की बार 273 घटा देंगे, तो 600 में से T2 का मान 600 माइनस, अक्सर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि सब कुछ मान निकाल कर और यही वाला खोजते रहते हैं ऑप्शन में। तो 600 माइनस 273 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 327 डिग्री सेल्सियस में, ठीक। देखिए 327 डिग्री सेल्सियस कहाँ है, 327 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन बी में है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। कल के जो फॉर्मूला से है, देखिए कितना बढ़िया ये आया सवाल। तो इस तरह अगर आप याद रखेंगे तो एकदम ये आसानी से ये सवाल बन जाएंगे। ये पिछली बार ALP में पूछा गया था ये प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। तो देखिए सबसे पहले तो स्थिर अनुपात का नियम जेसफ प्राउड्स ने दिया था, जेसफ प्राउड्स। तो जेसफ प्राउड्स ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था, आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी। देख लेते हैं कुछ पॉइंट इससे संबंधित। चलिए देखिए, जोसेफ प्राउस ने स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम दिया था। इस स्थिर अनुपात को ही निश्चित अनुपात का नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उनके अवयवी तत्व, मतलब कोई रासायनिक यौगिक है उनके जो उसमें तत्व हैं, अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में ही पाए जाएंगे। कि जैसे कोई रासायनिक यौगिक है, दो अलग अलग यौगिक हैं, लेकिन अगर उनको रासायनिक यौगिकों को मिलाकर एक नया यौगिक भी बनाया जाए तो उनमें जो दोनों यौगिकों का जो द्रव्यमान होगा वो सदैव निश्चित अनुपात में होगा। ये नहीं कि आपस में मिल गए तो उनके द्रव्यमान में बदलाव आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वो यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया होगा, कैसे भी उसको बनाया जाए। तो यही जोसेफ प्राउस ने कहा था कि स्थिर अनुपात के नियम में, स्थिर अनुपात के नियम या निश्चित अनुपात के नियम में कि भाई कोई भी रासायनिक यौगिक बनाया जाए तो उनके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में ही रहते हैं। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। 18 नंबर प्रश्न कहता है, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो देखिए द्रव्यमान को, तो ये द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण ही होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखिए ऑप्शन 4 है द्रव्यमान। आप देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनी लेवेजियर ने किया था। एंटोनी लेवेजियर ने द्रव्यमान संरक्षण नियम के बारे में बताया था, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसके बारे में किसने बताया था, एंटोनी लेवेजियर ने। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। वही कि जितना द्रव्यमान अभिकारक का होगा उतना ही उत्पाद का होगा, यानी जितना हम यूज करेंगे उतना ही उसको उत्पाद में भी पाएंगे, रिजल्टेंट भी मिलेगा। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। इसको किसने बताया था, एंटोनी लेवेजियर ने, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया डी। चलिए 19 नंबर प्रश्न देख, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम। देखिए इसमें पूछ रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात होगा, किसके अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार। तो देखिए कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात पूछ रहा है, तो हमको कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात में कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान लिखना होगा। तो परमाणु द्रव्यमान, ठीक, किसका, कैल्शियम का। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40, और अनुपातिक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो ऑक्सीजन का होता है परमाणु द्रव्यमान 16, 40 और 16। तो अगर इसको हम काट दें तो इसको 40 अनुपातिक 16, तो 8 5 40, 5 8 दूना 16, 2 5 अनुपातिक 2। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 अनुपातिक 2, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्रव्यमान के अनुसार पूछा था, तो
ये हो गया आपका कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में अनुपात। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। इस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत दिया था। तो देखिए, पदार्थ की प्रकृति के बारे में सबसे पहले बुनियादी सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था, सर जॉन डाल्टन ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन डाल्टन, आंसर डी। आइए देख लेते हैं कि सर जॉन डाल्टन के द्वारा कुछ और भी जो सिद्धांत दिए गए थे उनके बारे में। देखिए यहाँ पे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना निम्नवत है, ठीक है। पहली बात उन्होंने कही थी कि सभी पदार्थ या द्रव्य, मैटर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में द्रव्य, तो सभी पदार्थ या द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इन्होंने कहा था कि सभी पदार्थ या द्रव्य जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि परमाणु पदार्थ के अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जिन्हें किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जॉन डाल्टन के परमाणुवाद की यह धारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम हुआ, ठीक। तो और तीसरी बात इन्होंने कही कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। सही बात है, कैल्शियम का अलग है तो ऑक्सीजन का अलग है। जैसे सभी परमाणुओं के जो उनका परमाणु भार है, जिनको हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण, अगर परमाणु द्रव्यमान अलग है तो उसके रासायनिक गुण भी अलग होंगे। तो ये बात भी इन्होंने कही थी। तो जॉन डाल्टन के द्वारा 3 मुख्य बातें क्या कही कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि परमाणु पदार्थ के अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। अविभाज्य मतलब विभाजित नहीं, सबसे सूक्ष्मतम कण क्या हुआ, परमाणु हुआ डाल्टन के अनुसार, जिन्हें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। जॉन डाल्टन के परमाणुवाद की यह धारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते, 21 नंबर प्रश्न। निम्न में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था? अभी हम लोग पढ़े हैं तुरंत कि सर जॉन डाल्टन ने क्या बताया था कि परमाणु अविभाज्य हैं, सबसे सूक्ष्मतम कण होता है परमाणु और वो अविभाज्य है, जॉन डाल्टन ने बताया था। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ए। देखिए आरआरबी जेईई 2019 में प्रश्न पूछा ये। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहा है निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? देखिए तो सबसे पहले तो सभी के परमाणु निकालने होंगे तभी पता चलेगा किसमें सबसे अधिक परमाणु है। देखिए एक एक करके निकाल देखते हैं। HNO2, हाइड्रोजन का एक परमाणु प्लस नाइट्रोजन का एक परमाणु और प्लस ऑक्सीजन के दो परमाणु, टोटल कितना होगा? ये 2 1 3 1 4 परमाणु। अब ऑप्शन बी देखते हैं पहले। फिर देखिए H2SO4, H2SO4 में हाइड्रोजन के 2 प्लस सल्फर का 1 प्लस ऑक्सीजन के 4, तो ये 4 3 7 हो गया। देखिए 3 नंबर देखते हैं CO2, CO2 में कार्बन का 1 और प्लस ऑक्सीजन के 2, ये 3 हो गए। और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग डी इसका CaOH का होल ट्वाइस। तो देखिए कैल्शियम का एक और ऑक्सीजन का के ऊपर ट्वाइस लगा है तो ऑक्सीजन का 2 और हाइड्रोजन के भी 2, तो ये 2 2 4 1 5, ये 5 हो गए। तो पूछ रहा था सवाल में कि निम्न में से किस यौगिक के सबसे अधिक परमाणु हैं? तो देखिए सबसे अधिक परमाणु इसका है 7, तो आपका आंसर हो गया बी, आंसर बी हो गया सही, H2SO4 का सबसे अधिक परमाणु है। 23 नंबर सवाल कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का अणुभार निकालेंगे। तो अणुभार CO2 का अणुभार कैसे निकालेंगे? देखिए CO2 में कार्बन का अणुभार कितना होता है, जल्दी बताइए। कार्बन का अणुभार होता है 12 प्लस ऑक्सीजन के कितने अणु है? तो 2 अणु हैं, तो 16 × 2, तो यहाँ कार्बन का अणुभार हो गया कितना? 12 प्लस 16 दूना 32, 12 और 32 हो गया आपका 44। फिर कह रहा है कि कार्बन का प्रतिशत कितना होगा? तो कार्बन का अणुभार निकालते हैं। कार्बन का अणुभार तो आपको पता ही है, कार्बन का सीधा सीधा अणुभार होता है कितना? 12। अब पूछ रहा है कि प्रतिशत मात्रा, तो कार्बन का CO2 में कार्बन का प्रतिशत, तो देखिए जिसको पूछे उसको ऊपर लिख लेते हैं। तो किसके बारे में पूछ रहा है? कार्बन के बारे में। तो कार्बन का अणुभार कितना? 12, और जिससे तुलना करे उसको नीचे लिख लेते हैं। तो तुलना किससे कर रहा है? CO2 के अणुभार से, तो नीचे 44, और परसेंटेज निकालना है तो 100, ठीक। तो ये क्या हो गया? आप इसको काटिए,
11 चौक 44 और 4 तिहाई 12, 3 बार में हो गया। ये हो गया आपका 300/11। इसको अगर भाग देते हैं 300/11 को या काटते हैं तो ये आ जाएगा आपका 27 के समथिंग, 27.3। ठीक है, 27.3। तो ये कार्बन की इसमें प्रतिशत मात्रा कितनी हो गई? 27.3%। तो आपका आंसर हो गया क्या? डी सही हो गया। ठीक है, देखिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ कुछ सोडा दिया हुआ, एक तरफ रासायनिक सूत्र। कौन सा रासायनिक सूत्र किसका है? तो देख लेते हैं। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा कोई खाने वाला सोडा कहते हैं। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaSCO3। यही होता है खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा यही होता है, खाने वाला सोडा यही होता है। बेकिंग सोडा को ही खाने वाला सोडा कहते हैं। और धावन सोडा, धावन सोडा Na2CO3 धावन सोडा। मिला लेंगे, फटाक से मिला लेते हैं। 1 का C, 2 का A, 3 का B। यही आंसर सही है, ऑप्शन ए। देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देख, 25 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है कि धावन सोडा में, धावन सोडा यानी अभी तो हम लोग धावन सोडा की बात कर रहे थे। तो धावन सोडा में क्रिस्टलीकरण में, धावन सोडा में क्रिस्टलीकरण में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो सबसे पहले तो धावन सोडा का फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो देखिए धावन सोडा का फार्मूला होता है, धावन सोडा का फार्मूला अभी हम लोग तुरंत पीछे वाले सवाल में मिलाए हैं कि Na2CO3 इंटू क्रिस्टलीकरण है तो 10H2O हो जाएगा, 10H2O। तो इसमें पूछ रहा है कि पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O, ये हो गया धावन सोडा। और इस धावन सोडा का हम लोग अणुभार निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अणुभार। देखते हैं हम लोग अणुभार पटाख से। तो धावन सोडा का अणुभार कितना हो जाएगा देखते जाइए। देखिए सोडियम Na2, तो सोडियम का जो अणुभार होता है वो 23 होता है। और उसके कितने अणु है? 2 अणु है, तो 23 गुणे 2। प्लस कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है? 12। नहीं कैल्शियम नहीं, सॉरी, कार्बन, यहाँ कार्बन है C, कार्बन। तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। तो 12 प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन O3, ऑक्सीजन का परमाणु भार प्लस 16 गुणे 3 कितना है ये? देखिए यहाँ CO3 3 और इनटू, तो CO3 हो गया और प्लस 10H2O, तो 10H2O। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का हो गया 1 और इसके 2 अणु हैं, तो 2 इंटू 1 और प्लस ऑक्सीजन के 16। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए 23 दूना 46 प्लस 12 प्लस 48 और प्लस 180। ठीक है, और ये हो गया टोटल आपका अगर जोड़ेंगे तो 286। ठीक है, और पानी का अणुभार, क्योंकि पानी का ही प्रतिशत मात्रा पूछ रहा था तो पानी का अणुभार निकालेंगे। यहाँ हम लोग यहाँ ये वाला जो इतना सेक्शन था ये पानी का अणुभार है। देखिए इसमें कितना पानी है? 10H2O था तो पानी का अणुभार। लेकिन एक बार निकाल लेते हैं हम लोग पानी का अणुभार। तो पानी का अणुभार कितना होगा? देखिए ये 10H2O था, 10 1 गुणे 2 प्लस 16। ठीक है, तो ये निकल गया आपका 180। तो अब पूछ रहा पानी कितना प्रतिशत, तो पानी का अणुभार निकाल गया। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए, कि जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर लिख लेते हैं। तो जिस किसके बारे में पूछ रहा है, तो पानी के अणुभार के बारे में, तो 180 ऊपर लिख लेते हैं। ठीक, और जिससे तुलना कर रहा है, तो किससे तुलना कर रहा था? तो सोडा के क्रिस्टलीकरण से। तो सोडा का क्रिस्टलीकरण यानी Na2CO3 इंटू 10H2O टोटल से। तो टोटल हम लोग यहाँ पे कितना निकाले थे? 286। तो 286 और तुलना कर रहे हैं 286 से, गुणे परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100। तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, गुणा भाग काफ़ी लंबा समय हो जाएगा ये वीडियो। ठीक है, तो इसको हम काट कर अगर आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 62.9, 62.9 उत्तर आएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, लेकिन तरीका यही है सवाल को लगाने का। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय भारत।